ठंडा खाना, गरम खाना, तेल मसाला, इन सब चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है डेंटल हेल्थ पर? सर थोड़ा मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। आपको कभी भी बहुत गर्म, बहुत ठंडा अवॉइड करना चाहिए। हल्का, ठंडा हो, नरम हो, मुलायम हो, वो 100% पॉपुलेशन में आपके हिसाब से कितने परसेंट लोग दाँतों की बीमारी से ग्रसित हैं? चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो? इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर। जैसे कि मसूरों की प्रॉब्लम मोर देन 80% लोगों में है, मोर ज़्यादा देन या कम। जी, बिल्कुल, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को गुमराह भी करते हैं और कहीं न कहीं अपनी मॉनेटरी इनकम बढ़ाने के लिए गलत इलाज की तरफ ले जाते हैं? देखिए सर, मैं ना नहीं कह सकता, कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे, बट सर हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम की ये खासियत है। तो 2-3 कॉमन चीज़ें जो मैक्सिमम लोगों में होती हैं दाँतों से संबंधित, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए प्लीज़? जो मैंने कॉमन प्रॉब्लम अब तक ऑब्जर्व किया है वो है मसूरों की प्रॉब्लम, जो बहुत ही कॉमन है। लोग इसके प्रति बहुत इग्नोरेंट है। गम्स की प्रॉब्लम, गम्स, मसूरों की जम, प्रॉब्लम, यस। यस। मसूरों में सूजन आ जाना, थोड़ा-सा ब्लीडिंग होना, आगे वही प्रॉब्लम लीड करते हुए दाँतों में झनझनाहट होने लगती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुशील पंडित टॉक्स में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रख्यात डेंटिस्ट डॉक्टर मुकेश जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में और हम बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि सर, आप इस प्रोफ़ेशन में आए हैं, डेंटिस्ट में, आप डॉक्टर हैं, आप काफ़ी फ़ेमस डॉक्टर हैं इस फ़ील्ड में। तो कैसे रही आपका करियर की जर्नी और किस प्रकार से आपने यहाँ तक की कामयाबी हासिल की? सर, डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था, लोगों का सेवा करने का। फिर डेंटिस्ट्री में हाउ मैंने एडमिशन लिया और फिर 2018 में मैं पास आउट हुआ संतोष मेडिकल कॉलेज से। और उसके बाद कंटिन्यूअस मैं इस लाइन में वर्क कर रहा हूँ। धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। बहुत सारे नए-नए टेक्नोलॉज़ीज़ वगैरह अभी मार्केट में आए हुए हैं डेंटिस्ट के लिए, उसको भी हम लोग ऑब्ज़र्व करते हुए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें पेशेंट्स की तो सर अब तक के टाइम पीरियड में आपने कितने पेशेंट्स को हैंडल किया होगा? सर, मोर देन हम लोग 10,000 पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं अभी तक हमारे क्लिनिक पे। जिनमें अलग-अलग वेरिएंट्स वर्क होते हैं, जैसे मसूड़ों से रिलेटेड, किसी को दर्द है, कैविटी है, उसका रूट कैनल में भी अलग-अलग पद्धति होती है। ऑलमोस्ट सारे पद्धति से हम लोग आज की डेट में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लिनिक में। बात करें कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स की तो आपने मोर देन 10,000 जैसा कि आपने बताया पेशेंट्स को अभी तक ट्रीट किया है। तो 2-3 कॉमन चीज़ें जो मैक्सिमम लोगों में होती हैं दाँतों से संबंधित, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए प्लीज़? जो मैंने कॉमन प्रॉब्लम अब तक ऑब्ज़र्व किया है, वो है मसूड़ों की प्रॉब्लम, जो बहुत ही कॉमन है। लोग इसके प्रति बहुत इग्नोरेंट है। गम्स की प्रॉब्लम, गम्स, मसूड़ों की जम, प्रॉब्लम, यस। यस, मसूड़ों में सूजन आ जाना, थोड़ा-सा ब्लीडिंग होना, आगे वही प्रॉब्लम लीड करते हुए दाँतों में झनझनाहट होने लगती है। सेंसिटिविटी, यस, जिसको सेंसिटिविटी नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उसके लिए मेडिकेशन ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है, बट लोग अवेयर नहीं है उसके लिए। उनको जाना चाहिए, जैसे साल में 2 बार रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, वो नहीं कराते हैं पेशेंट। उस वजह से वो जो उनकी छोटी-सी प्रॉब्लम है, धीरे-धीरे दाँतों के आस-पास सपोर्टिंग टिश्यू में गंदगी वगैरह इकट्ठा होना, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उसमें फिर अ, धीरे-धीरे ब्रेकडाउन होता है, वो फिर बढ़ता रहता है प्रॉब्लम। फिर जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाता है लोगों को, फिर वो डेंटिस्ट के पास पहुँचते हैं। तब इलाज करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, पेनफुल भी रहता है। इलाज के बाद एक प्रॉपर जो रिज़ल्ट आना, प्रोग्नोसिस है, वो भी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है। इसलिए हमेशा एडवाइज़ेबल होता है कि 6 महीने में 1 बार चेकअप कराएँ, 2 टाइम ब्रश किया जाए, थ्रेड फ्लॉस होता है, दाँतों के बीच में क्लीनिंग, वो बहुत लोग नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मली ब्रश कर लिया उन्होंने, उसको ही कंसीडर करते हैं। डॉक्टर साहब बात करें एज फैक्टर की, तो कौन-सा ऐसा परफेक्ट एज ग्रुप है जिसमें हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं,
हार्ट संबंधित कोई दिक्कत है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, आँख है, लेकिन दाँतों को लोग बहुत मैक्सिमम लोग कहीं न कहीं इग्नोर करते हैं दाँतों की प्रॉब्लम्स को। और जी। बाद में जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर पेनफुल भी होता है उसका ट्रीटमेंट करना। कौन-सा ऐसा परफेक्ट एज ग्रुप है कि पहली बार आदमी को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं, जो दिखे तो आदमी डेंटिस्ट को अप्रोच करे? सर देखिए वैसे आपने एज ग्रुप के लिए जो सवाल पूछा, एज तो ऐसा है 1-2 साल का जब बच्चा होता है, तभी से डेंटल चेकअप स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वो एक हैबिट में आए, बच्चे के आदत में आए कि हाँ, डेंटिस्ट हम उसको अवेयर कर रहे हैं कि डेंटिस्ट एक डॉक्टर होता है जो दाँतों को चेक करता है, दाँतों की भलाई के लिए वो काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द कितना रीज़न। इम्पोर्टेंट है दाँतों का रेगुलर चेकअप कराना? सर देखिए दाँतों से ही हमारी पूरी बॉडी पे उसका असर पड़ता है। दाँत अगर अच्छे हैं, आप चबा के खा पा रहे हैं 2 टाइम 3 टाइम अच्छे से, दाँत अच्छे नहीं हैं, समहाउ किसी कारण से एक दाँत में प्रॉब्लम हुई, उसका सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ। आजकल हम लोग बहुत कॉमनली देख रहे हैं 25 साल का 30 साल का बच्चा है, उसके दाँत में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि वो अपना फर्स्ट मोलर टूथ लॉस कर दिया, जो कि उसके लाइफ टाइम वो दाँत होना चाहिए था उसके मुँह में। तो उस वजह से क्या होता है जब एक दाँत लॉस होता है, पेशेंट फिर दूसरी तरफ से खाना शुरू कर देता है, इस तरफ नॉन फंक्शनल होने लगते हैं, मसल इंटेग्रिटी कम हो जाती है, तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए चेकअप तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर, कंटीन्यूअस चेकअप एंड प्रिवेंटिव केयर्स जैसे छोटे-छोटे दाग लग गए, उसमें हम पिट्स एंड कैरी सीलर वो कहते हैं, है ना? सीलेंट वो कर दिया तो वो टूथ सेफ हो जाते हैं सर। फिर अरेस्ट हो जाता है कैविटी वगैरह, फिर जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बात करें सर बच्चों की, तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनका 1 डेढ़ साल में दाँतों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो क्या उस समय भी डेंटिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, जो जो नए बच्चे हैं, जिनकी उम्र 1 से डेढ़ वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? तो क्या जब उनके दाँत उगते हैं, तो उनको काफ़ी पेन भी होता है, बहुत समस्या भी होती जी, हैं, जी, फीवर भी आता है। जी। तो क्या वो सही समय है डेंटिस्ट को अप्रोच करने का, या जनरल फिजिशियन एमबीबीएस डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा? मैं तो कहूँगा इंडेड वही एक सही समय है, क्योंकि जब बच्चा 2 साल का है तभी आपने उसको केयर शुरू कर दिया, तो उससे क्या है हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स सारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। उस टाइम तो बच्चे के मुँह में दूध के दाँत होते हैं, जो कि नीचे 10 आते हैं, ऊपर 10 आते हैं। बाद में वही दाँत रिप्लेस होते हैं, निकल जाते हैं और परमानेंट टूथ आता है, वो 32 आते हैं। इंक्लूडिंग विज़डम टूथ। तो अगर हम स्टार्टिंग से केयर करना शुरू कर दें, तो हम कहीं न कहीं ये मान सकते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम इन फ्यूचर इस बच्चे को नहीं होगा। अगर हम चेकअप कराते रहते हैं निरंतर, तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि डेंटिस्ट डायग्नोज़ कर पाता है किसी दाँत में छोटी-सी कैविटी अगर है, उसको ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है, इवन पेनलेस, विदाउट एनेस्थीसिया। बच्चे को पता भी नहीं चला, उसका इलाज हो गया, वो कंटीन्यूअस हेल्दी ओरल एनवायरनमेंट में जी सकता है। जी। दाँतों को सर जनरली तौर पे अमूमन जो है ये सोचते हैं कि ये बुजुर्गों की बीमारी है। जब लाइफ का 70% टाइम आदमी का चला जाता है, तो लास्ट के टाइम में लोग सोचते हैं दाँतों को दिखाना चाहिए। तो ये कि जो मिसकंसेप्शन है या कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए प्लीज़? देखिए सर, ये हम डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें। बुज़ुर्ग होने पे डेंटल प्रॉब्लम आज की डेट में नहीं आ रहा, आज की डेट में तो 25-30 साल के लोगों को भी आ गया है क्योंकि शुगर इनटेक जो बेसिकली सुक्रोज़ इनटेक है, वो हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। एसिडिक फूड जो कि हम लोग पहले 10 साल पहले कोल्ड ड्रिंक ये सब बहुत कम खान-पान में यूज़ काफ़ी ज़्यादा यस, जी हाँ। चेंजेस आए हैं लोगों के। एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा हो गए, जी। जिससे इनेमल लॉस होता चला जाता है। एट द एंड ऑफ द लाइफ उसका तो भयानक रूप देखने को मिलता है। इवन 40-45 साल में आज की डेट में हम इंडिया पैसिफिक में जो रिसर्च में देख पाते हैं, आधे दाँत लॉस हो जाते हैं उनके। ज़ाहिर है उससे आपका ओरल फंक्शन जो एक ब्रेन का ये वर्टिकल हाइट होता है, ये भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें लोगों को, जैसे-जैसे दाँत निकले, वैसे-वैसे वो तेज़ी से बुज़ुर्ग होते चले गए। उसके उसके रोकथाम के लिए उस आदमी के पास कुछ नहीं है। पैसा, वेल्थ जो भी है वो एक तरफ रखा रह जाता है। दाँत का जो ट्रीटमेंट है उसको प्रिज़र्व करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी नज़रों में। इवन मैं हमेशा अवेयर करता हूँ, चेकअप कराते रहें।
पेशेंट कई बार जैसे कोई दाँत का इलाज कराया, ख़ास करके रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को करना पड़ता है हमारे इंडिया में क्योंकि लोग एसेंशियल स्टेज में नहीं आते हमारे पास। छोटा-मोटा कैविटी लेके नहीं आते, वो अपनी प्रॉब्लम को बीमारी को बढ़ने देते काफ़ी हैं। बढ़ने के बाद आपको अप्रोच बिल्कुल, करते जब हैं। दर्द सहा नहीं गया उनसे, दर्द का दवा लिया उन्होंने, उससे भी आराम नहीं मिला, तब वो हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर केसेज़ में हमने ये नोटिस किया। फिर हम लोग एक ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रूट कैनाल। एक बार उन्होंने इलाज करा लिया, वो सोचते हैं हो गया हमारा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद भी उनको चेकअप वगैरह कराना चाहिए होता है, ताकि हम उस ट्रीटेड दाँत को प्रोटेक्ट कर सकें कंटीन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। बात करें सर डेंटल प्रॉब्लम्स की, बहुत सारे डेंटिस्ट हैं अपनी-अपनी वो अपनी चीज़ों को बताते हैं, अपने-अपने इलाज बताते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को गुमराह भी करते हैं और कहीं न कहीं अपनी मॉनेटरी इनकम बढ़ाने के लिए गलत इलाज की तरफ ले जाते हैं? देखिए सर मैं ना नहीं कह सकता कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे बट सर हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम की ये खासियत है आज की डेट में वो इतनी सारे प्रेशर इवन आप दांतों का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम और जो कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में डेंटल इंश्योरेंस अवेलेबल है अपना पेशेंट गया बहुत आसानी से वो इलाज कराता है और उसका पैसा जैसे इंग्लैंड में एनएचएस है रिम्बर्समेंट हो जाता है। रिम्बर्समेंट हो जाता है हमारे यहाँ पे उनको टोटल सब कुछ क्योंकि हमारे यहाँ पे दांत को एक कॉस्मेटिक सेकेंडरी यस सेकेंडरी केयर में ऑर्गन मान प्राइमरी केयर में नहीं रखा गया है गवर्नमेंट के थ्रू इवन इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल नहीं है तो जो भी कॉस्ट होता है वो पेशेंट के पॉकेट से जाता है दैट्स वाई वो कई बार अवॉइड करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट अदरवाइज डेंटल ट्रीटमेंट इट्स वेरी रिक्वायर्ड फॉर एवरी पेशेंट जिनको भी दांतों का प्रॉब्लम है उनको तुरंत जाना चाहिए इवन चेकअप कराना चाहिए उसके रिक्वायर्ड जो भी डेंटल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो मैं एडवाइस करता हूँ कि वो कराए अब डॉक्टरों का जैसे वो अलग-अलग नेचर के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग बट हाँ, हमें डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। इवन बीइंग डेंटिस्ट मैं भी अपने पेशेंट पे ट्रस्ट करता हूँ और अपना इलाज अपने काम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। अब तो डेंटिस्ट्री में बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, फिर पेशेंट हमारे अकॉर्डिंग जो समझता है, जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम लोग उनको ओरल स्कैन करके दिखाते हैं 3D में। कई बार हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी करके दिखाते हैं पेशेंट को, ये आपके कैविटीज़ वग़ैरह हैं। तो पेशेंट जब देखता है, तो उसको पता चलता है, फिर वो अवेयर होता है, फिर ट्रीटमेंट करा सकता है, वो बहुत अच्छे से कराता है सर। बात करें सर मॉडर्न मेडिकल साइंस की, तो दाँतों में परेशानी होना, उसका सॉल्यूशन कितने हद तक आजकल इंडियन मेडिकल साइंस में है? सर, दाँतों का जो प्रॉब्लम है, उसका हम कहें तो 100% थेरेपी है हमारे पास बशर्ते आप अवेलेबल। समय पर डेंटिस्ट के पास पहुँच जी, जाएँ। ये बहुत ज़रूरी एंगल होता है कि आप किस टाइम पे पहुँचते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ किसी को कार्सिनोमा हो गया, कैंसर जिसको हो गया, 3rd टूथ स्टेज में आप कैंसर, पहुँच रहे हैं, तो डॉक्टर के पास कुछ नहीं रहता करने का। वही आप 1st स्टेज में पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। इवन पेशेंट कई बार उस बीमारी को पूरी तरह से अपनी बॉडी से हटाने में कामयाब हो जाता है। सेम सर दाँतों का प्रॉब्लम भी होता है। मसूड़े के इलाज में जैसे इलाज करके उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। आरसीटी होती है दाँतों में, पहले हम लोग नॉर्मल पद्धति से ये करते थे। थोड़ा-सा आरसीटी वगैरह जो टेक्निकल आरसीटी टर्मिनोलॉजीज़ है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे सर ये कि रूट क्या है? कैनल ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं। जब हुँ, दाँतों में सड़न होता है और वो धीरे-धीरे इग्नोरेंट की वजह से पेशेंट के इग्नोरेंट की वजह से वो कई बार दाँतों के अंदर जो नसें होती हैं, पल्प होता है, पल्प ऑफ द टूथ को इन्वॉल्व करता है, इन्फेक्ट कर देता है। उस कंडीशन में हमें आरसीटी करना पड़ता है। आरसीटी अगर ना करें तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, दाँत को निकालना पड़ जाएगा। उससे बचने के लिए फिर हम लोग उनको एक ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज़ कॉल्ड आरसीटी। आरसीटी इटसेल्फ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उसमें आप मैनुअल रोटरी इवन आज की डेट में माइक्रोस्कोपिक आरसीटी हम लोग कर रहे हैं उससे क्या है आप 100% प्रिसाइजनेस के साथ आप उसको कर सकते हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट करने के बाद जो उसका प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत लंबा चलता है तो वो टाइम टेकिंग होता है स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट जो उसमें टेक्निकली बहुत इन्वॉल्व होते हैं एजुकेटेड होते हैं वही करते हैं
कुछ परसेंटेज डेंटिस्ट होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक आरसीटी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है सर मेरी नज़रों में। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, अगर कोई व्यक्ति को 100%, 90% या 80% दाँतों का लॉस हो चुका है, तो उसके लिए क्या इलाज है? सर चाहे किसी भी एज एज में हो, 50, 55, 60, 70 किसी भी एज में हो। नो डाउट हम लोग उस कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं, उसको कहते हैं इडेंचुलिज्म। जैसे आपके पूरे दांत निकल गए तो कंप्लीट इडेंचुलस, आपका सारा वो निकल चुका है। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जैसे 10 दांत बचे हुए हैं, 5 दांत बचे हुए हैं, तो वहां पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या दांत लगाएं। दांत लगाने के 3 कैटेगरीज मुख्य हैं। एक होता है निकाल के धोने वाला, जो हमने अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को देखा था अब तो निकाल मॉडर्न के। टेक्निक्स आ अब गई हैं। मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं, फिक्स दांत लगने लगे हैं। फिक्स में भी जो इम्प्लांट टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट और बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ ट्रीटमेंट है, जो फिक्स रिप्लेस कर देता है और दूसरे दांतों को इन्वॉल्व किए बिना हमें उस टेक्निक से दांत लगाने के लिए दूसरे आसपास के दांतों को घिसने की जरूरत नहीं होती है। आपने सिंपली एक इम्प्लांट रूट डाला और उसके ऊपर 3 से 4 महीने में मैक्सिमम दांत लग जाते हैं और वो चलता भी है, वो बहुत ड्यूरेबल भी होता है सर। बहुत अच्छे से पेशेंट खाना खा पाते हैं, दोबारा से जो च्यूइंग फंक्शन है उसको आप रीगेन कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब बात करें, मान लीजिए कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई मॉडर्न टेक्निक्स की, तो कौन-कौन सी ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो डेंटिस्ट लोगों ने मैक्सिमम अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि पेशेंट्स को भी काफ़ी आसानी होती है? तो उसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ में बताइए। देखिए सर, कॉमनली हमारे पास जब पेशेंट आए, पेशेंट तो आया उसके एक दाँत में कहीं कोई छोटा-मोटा कुछ फँस गया, उस वजह से भी पेशेंट आया। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं आज की डेट में और ये कॉमन है, इंट्राओरल पिक्चर्स। जैसे एक छोटा-सा कैमरा होता है जिससे हम दाँतों को, मसूड़ों को और जो गंदगी है उनके कैलकुलस फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं, स्टेन है, किसी के मुँह में दाग है, हम लोग उसका फोटोग्राफी करके पेशेंट को शो करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, आई थिंक। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट फिर जब देखता है कि अरे मेरे इतने सारे दांत कैविटी लगे हुए हैं, गंदगी है, तो फिर वो थोड़ा सा अवेयर होता है, फिर वो डेंटल ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। जैसा आपने पूछा डेंटल जो मॉडर्न टेक्निक्स, तो इंट्राओरल पिक्चर्स, 3D स्कैन अभी अवेलेबल है। हम लोग 3D स्कैन करके पेशेंट को शो कर सकते हैं। उसमें पूरी तरह से 100% वो क्लियरली देख पाता है उसके दांत कैसे हैं। अगर दांत घिस रहे हैं तो वो देख पाता है कि हाँ मेरे 3-4 दांत घिस रहे हैं। इजीली वो रिकॉग्नाइजेबल होता है। पेशेंट उसमें बहुत इजीली हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उसको एजुकेट कर पाते हैं। हमारे लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है सर टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब बात फुल करें। माउथ एक्स-रे का भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 सेकंड लगते हैं, फुल माउथ पूरे मुँह का एक्स-रे आ जाता है, जिससे हम लोग तुरंत डायग्नोज़ कर लेते हैं कहीं पे कोई गाँठ, जिसको सिस्ट कहते हैं, जो आगे चल के 10 साल बाद कैंसर बनने वाला था, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है सर। सो देयर इज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर बात करें सर पेशेंट्स। ओरल हेल्थ की और डेंटल हेल्थ की, तो किस तरीके से लोगों को ओरल हेल्थ का ध्यान स्टार्टिंग से ही रखना है ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए? कोई सेंसिटिविटी आपने बताया, मुँह में से स्मेल आना, डाइजेस्ट ना होना और ब्रश का जो आपका ब्रश का टाइमिंग है या किस टूथपेस्ट से करना है, बहुत सारे मार्केट्स में सेंसिटिविटी के लिए तमाम प्रचार-प्रसार होते हैं, तो पहले के ज़माने में लोग तो दातून से करते थे। जी, खान-पान चेंज हो गया है तो इतना हार्ड ब्रश तो नहीं कर पाएगा आदमी। बिल्कुल। थोड़ा कॉमन चीज़ जो डेंटल चीज़ें हैं, डेंटल हेल्थ की चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें और ओरल हेल्थ की चीज़ें, वो दर्शकों को आप प्लीज़ बताएँ। अ, देखिए सर, पेस्ट जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, झंझनाहट हुई, हुँ। झंझनाहट के लिए मार्केट में कई सारे पेस्ट है। एक मिसकंसेप्शन है, लोग टेलीविज़न में ऐड देखते हैं, वो पेस्ट परचेज़ कर लेते हैं। ऐसा उसको नहीं करना। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसका कारण आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपको कोई झंझनाहट हुई, वहाँ पे इनेमल लॉस हुआ सर आपका, जिसको वो पेस्ट इनेमल को दोबारा ला नहीं रहा है, वो आपको एक तत्कालीन आराम देगा उस झंझनाहट से। प्रॉब्लम आपका रिमेन है, बढ़ जैसा था जाएगा। वैसा है, धीरे-धीरे वो समय के साथ बढ़ेगा। उससे आपकी लॉस हो रही है सर। पेस्ट आप ऐसे करके यूज़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो चुका, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, बट ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इवेंचुअली धीरे-धीरे वो बढ़ता जाएगा और आपको एक बड़ा ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट करना होगा उसके लिए। इसके लिए मैं एडवाइस करता हूँ, आपको दाँतों में कोई भी प्रॉब्लम हो,
एक नियरेस्ट एजुकेटेड डेंटिस्ट जो है उनके पास आप जाएँ, थॉरली मुँह का चेकअप कराएँ, उसमें वो पता चल जाता है सेंसिटिविटी क्यों है। उसके बाद अगर डेंटिस्ट को लगता है तो वो आपको पेस्ट एडवाइस करते हैं कई बार, बहुत मिनिमम प्रॉब्लम के लिए। इट्स इन केस देयर इज़ बिग प्रॉब्लम उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है सर। आप एक थेरापेटिक यूज़ के जगह पे आप ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं उस कंडीशन में। बट खुद से जो एक सेल्फ मेडिकेशन होता है, जैसे खास करके मैंने नोटिस किया पेशेंट कई बार दर्द हुआ उसको, उसने 7 दिन, 10 दिन एंटीबायोटिक लिया और फिर उससे ठीक नहीं हुआ, फिर वो हमारे पास आए। तो इससे पेन किलर का भी प्रॉब्लम इस्तेमाल करते जी, हैं लोग। जी, जी। तो वो नुकसानदेह है सर, आप एंटीबायोटिक अननेसेसरी ले रहे हैं, उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो वो बहुत नुकसानदेह होता है इन फ्यूचर टाइम फॉर मैं किसी पेशेंट्स। ब्रांड का नाम नहीं लूँगा डॉक्टर साहब, बहुत सारे देखा है हमने एड्स टीवी पर, सोशल मीडिया पर कि ये पेस्ट यूज़ करिए, ये पेस्ट यूज़ करिए। कहीं न कहीं सारे पेस्ट केमिकल यूज़्ड हैं। तो जी। मैंने देखा है कि लोग स्विच कर रहे हैं आयुर्वेदिक की तरफ, हर्बल पेस्ट की तरफ। तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ कि कितना सेफ है हर्बल पेस्ट को यूज़ करना या आयुर्वेदिक पेस्ट को यूज़ करना? बहुत लोग कहते हैं पेस्ट को बंद कर दीजिए। पेस्ट बंद करके आप क्या करिए, नमक लगाइए, तेल लगाइए, उसमें लौंग का तेल लगाइए और नहीं उँगली से सर। ब्रश करिए। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस वायरल न्यूज़ हमने देखी हैं दाँतों से संबंधित। लोग बड़ा आयुर्वेद के लोग हों, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड के लोग हों, कहते हैं कि ब्रश करना ही नहीं चाहिए, वो तो हार्ड ब्रश होता है, दाँतों को खराब करता है, उँगली से करना चाहिए, तेल नमक लगा के करना चाहिए, लौंग का तेल यूज़ करना चाहिए, हल्दी यूज़ करना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, जो एसेंशियल केयर हम जिसको कहते हैं, वो है ब्रश करना। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था, दातुन वगैरह ये सब लोग करते थे, बट अभी आज की डेट में आप उस दातुन से ब्रश की कंपेयर करें, तो बहुत पीछे रह जाएँगे। आपको ब्रश तो करना ही होगा। ब्रश ब्रश की किस टाइप का होना चाहिए? हार्ड, बहुत ही सॉफ्ट? सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ताकि वो आपके दाँतों को नुकसान ना करे। ब्रश बहुत देर भी नहीं करना चाहिए। ब्रश इंडीड राइट टेक्निक से करना चाहिए। आपका जो कलाई का उपयोग है, उसको करें। आपके डेंटिस्ट आप जब विज़िट करते हो, वो आपको एजुकेट करते हैं। कितनी इवन बार करना चाहिए? 2 टाइम करना चाहिए सर। खाने से 9 पहले, खाने के बाद? सुबह आप खाने से पहले ब्रश कीजिए, आधे घंटे पहले ब्रश कीजिए, फिर अपने हिसाब से वो कीजिए। रात में सोने से पहले आप ब्रश कीजिए और उसके बाद आप कुछ भी मीठी चीज़ें वगैरह अवॉइड करें, तो डेंटल प्रॉब्लम एक लंबे टाइम तक प्रिवेंट किया जा सकता है। जी। जैसे कि मैंने सर आपको अभी बताया कि जो केमिकल वाले पेस्ट मार्केट में हैं, वो यूज़ करना है कि आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट करना है, हर्बल पेस्ट की तरफ? हर्बल पेस्ट के अपने फ़ायदे नुकसान हैं हो सकते हैं। जो नॉर्मल पेस्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डेंटिस्ट जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, उसको ज़्यादा प्रेफ़र करें, बजाय खुद से एक सेल्फ मेडिकेशन करने के या आपके पड़ोसी को कोई पेस्ट शूट हुआ, डाबर कोई या किसी भी चीज़ का आपको शूट हुआ, वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसने आपको बोला आप वो पेस्ट कीजिए, यूज़ कीजिए, प्रयोग कीजिए। आपको वो पेस्ट हो सकता है उतना बेनिफिट ना दे, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, किस कंडीशन में है आपके दाँत और मसूड़े। जैसे सिर्फ़ एक पेस्ट ही नहीं होता, उसके बाद माउथ वॉश, उसके बाद डेंटल फ्लोस, थ्रेड एंड वाटर फ्लोस होता है, जो 2 दाँतों के बीच में एक प्रॉक्सिमल स्पेस होता है, उसको सफाई करने के लिए। मैंने ये भी नोटिस किया है ग्रेजुअली, प्रॉक्सिमल सरफेस पे ही खाना फँसते-फँसते निरंतर फिर वहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम देखा गया है, खास करके डेंटल कैरीज़। एक ही साथ में 2 दाँत इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैरीज़ लीज़न वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ वेरी टफ टू ट्रीटमेंट क्योंकि एक दाँत को इलाज करना आसान होता है, उस कंडीशन में हमें 2-2 दाँतों को इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब बात करूँगा एक बहुत बड़े सवाल के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। आजकल व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बहुत सारे मार्केट में तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, उनका प्रचार-प्रसार वायरल हो रहा है, उसका उपयोग भी कहीं न कहीं बढ़ रहा है। जी, व्हाइटनिंग जो तेज़ी से दाँतों को व्हाइटनिंग कर रहा है टूथपेस्ट, कहीं न कहीं केमिकल ज़्यादा है उसमें। जी। कितना हानिकारक है लोगों के लिए? देखिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट वो अब्रेसिव होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। मेरे एडवाइस पे व्हाइटनिंग पेस्ट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार जो दाँतों के ऊपर गंदगी होती है दैट इज़ बेसिकली अ लेयर ऑफ कैलकुलस, वो जो प्लाक एनेमल। फॉर्मेशन होता है, इनेमल के ऊपर येलो कलर की एक लेयर होती है जिसको हम गंदगी कहते हैं, कैलकुलस हम लोग कहते हैं। वो ईज़िली
डेंटिस्ट आपका हटा सकता है बिना दर्द, कितने बिना समय में, कितने एनेस्थीसिया। टाइम में? 1 साल में आप 1 बार करा सकते हैं उसको। कितना टाइम लगता है प्रोसीजर में? हाफ एन आवर इट्स सफिशिएंट। और वो टोटली पेनलेस है, बजाय आप पेस्ट जो यूज कर रहे हैं उसमें बेसिकली कण होते हैं जो गंदगी के साथ साथ इनामल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। वो इरेवर्सिबल लॉस होता है सर। इनामल आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता है। करें आपकी क्लिनिक के बारे में, तो कहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं? कैसा आपका जर्नी रहा अब तक का एज़ अ डॉक्टर? और कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा-सा दर्शकों को आप प्लीज़ बताएँ? सर मैं दिल्ली में दिल्ली 96 न्यू अशोक नगर एरिया है, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं, मेरे भाई हैं वो भी डेंटिस्ट हैं। तो मैं बेसिकली जो स्पेसिफिक डील करता हूँ वो माइक्रोस्कोपिक आरसीटी इम्प्लांटोलॉजी में मैं डील करता हूँ। तो ये जो 2 टेक्निक है इसमें मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत पीछे थी। आरसीटीज़ वगैरह बहुत सारे फेल हुए। अब मैंने जो पहले ट्रीटमेंट वगैरह किए थे, उसमें मैंने देखा कि टेक्निक सेंसिटिव नहीं थे हम लोग उतना ज़्यादा। कितने वर्ष पहले की आप बात कर रहे हैं? आज से 5 साल, 7 साल पहले की मैं बात कर रहा काफ़ी हूँ। इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिला है। जी, अभी जो हम लोग आरसीटी कर रहे हैं और जो भी डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, नाउ वी आर गिविंग एब्सोल्यूटली प्रिसाइज़ ट्रीटमेंट। जो हम लोग आरसीटी में 3 बार आपने सुना होगा 3 बार, 4 बार पेशेंट को बुलाते थे। वो एक ट्रॉमेटिक होता था, पेशेंट बहुत परेशान होते थे। आज की डेट में सर हम लोग एक सिटिंग में प्रॉपर टूथ को आइसोलेट करते हुए, रबर डैम यूज़ करते हुए सिंगल विज़िट आरसीटी कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। टोटली पेनलेस, एक सिटिंग में पेशेंट का स्टार्टिंग टू एंडिंग वर्क हो जा रहा है, ट्रीटमेंट हो जा रहा है, पेशेंट इज़ नाउ हैप्पी मोर देन एवर। आपकी प्रैक्टिस को सर कितना टाइम हो गया है? और आपका क्लिनिक किस नाम से है? और कितने वर्ष से आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं? हमारा क्लिनिक कल्याणी डेंटल क्लिनिक नाम से हम लोग चैरिटेबल भी वर्क करते हैं समहाउ। तो और ये हम लोग क्लिनिक 2008 से रन कर रहे हैं। काफ़ी हमारी लंबा समय हो जी। गया आपको। इससे पहले आप कहीं प्रैक्टिस करते होंगे? नहीं सर, मैंने डेंटिस्ट्री पास आउट करने के बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज़ वगैरह थे, वो मैंने 4-5 अलग-अलग कोर्सेज़ वगैरह किए। फिर मैं निरंतर अपने क्लिनिक पे ही काम करता रहा। हॉस्पिटल में कभी जैसे 6 मंथ के लिए हम लोग किसी सीनियर के अंडर में वर्क किए, ताकि एक्सपीरियंस उसको गेन कर सकें प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद ज़्यादातर मैंने अपने क्लिनिक पे ही समय दिया, इंडिविजुअल काम किया। हमारी रिसर्च टीम ने सर बताया आपके बारे में कि आप काफ़ी ज़्यादा सोशल सर्विस करते हैं, फ्री डेंटल चेकअप्स करते हैं, फ्री में लोगों का इलाज करते हैं और जो नीडी लोग हैं, जिनके पास कहीं न कहीं पैसे की दिक्कत है, कमी है, उनके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। तो क्या पूरा ये विज़न है और क्या है आपकी थॉट कि आगे क्या करना है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सर देखिए, क्योंकि किस अपने अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से हर आदमी आज की डेट में मॉनेटरी है, फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जी। ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत ग्रो करना है। लेकिन आपके बारे में हमारी टीम ने बताया कि आपका ये सेकेंडरी है कि भई इकोनॉमिकली मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, लेकिन प्राइमरी ये है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है और जो आपने स्किल और जो आपने चीज़ें को लर्न किया है, जो चीज़ों को आपने गेन किया है, जो टेक्निक्स गेन की है, तो उसका कहीं न कहीं सही इस्तेमाल आप कर रहे हैं और आगे आपका इस मामले में क्या विज़न है? सर जो मैंने अब तक इतने लंबे प्रोफ़ेशन से जो एक्सपीरियंस किया, हमारे पास कई कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं, दे आस्क फॉर बेटर सर्विस। दे डोंट बार्गेन और दे डोंट थिंक अबाउट द मनी पार्ट। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, जिनको बहुत दर्द है, वो ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड मेडिकेशन ये जो भी है अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, मिक्स अप पेशेंट आते हैं। तो मैंने देखा है कई बार बहुत लैक रह जाता है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में। क्योंकि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर किसी पेशेंट को दर्द है और उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, वो इलाज नहीं करा पा रहा है। हमारे जो दिल्ली में हायर सेंटर्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप अप्रोच करें, 6 महीने बाद के अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिलते हैं। इस वजह से आज से 3 से 4 साल पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हम लोग करें, कुछ पेशेंटों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो नीडी पीपल हैं, जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, उनका बहुत अच्छी सोच आपकी है और कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि हर डॉक्टर को ये चीज़ों अपने लाइफ़ में अडॉप्ट करना चाहिए कि जी।
नीडी व्यक्ति के लिए भी काम करना चाहिए। करना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि सर हम अगर उनको इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दर्द जो होता है, दाँत का दर्द दैट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। वो सिर्फ़ यहाँ पे नहीं होता है, जिसको दर्द में एक्सपीरियंस किया उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, कान और ये सारा सर पूरी रात उनको दिमाग दर्द दिमाग होता है, तक। दिमाग तक वो रेडिएट करता है बेसिकली। तो उस पेन से तड़पते हुए मैंने अपने कई सारे पेशेंट को देखा। फिर 3 साल पहले मैंने ये एक बहुत बड़ा मिशन के लिए प्लान बनाया कि कैसे हम लोग गरीबों को हेल्प कर सकें। अभी सर हमारी डेंटल हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया, कल्याणी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत थोड़ा-थोड़ा। हम लोग बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज़ डेंटिस्ट्री इज़ फिज़िकल डिमांडिंग प्रोफ़ेशन। इसमें आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक लड़के को बैठा दिया और वो दवा दे रहा है। जी नहीं, आपको फ्री में करना हो या आप मशीनरी भी चाहिए, पैसा लेके इक्विपमेंट्स भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहिए। यस, आपको एक दाँत के ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू गिव 1 आवर, जिसकी वजह से हम लोग कई बार लैग हो जा रहे हैं, फंडिंग के इश्यू की वजह से हमें प्रॉपर उस लेवल का फंडिंग नहीं मिल पा रहा है अभी तक। लेकिन हम लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें सर डॉक्टर साहब कि अब तक आपने निःशुल्क कितने लोगों का इलाज किया है? सर, अभी तक हमने 1100 से साढ़े 1100 मरीजों को देखा, जिनको हमने ट्रीट भी किया और कुछ मरीजों का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके दाँत बहुत बाहर थे और बहुत परेशानी थी अलाइनमेंट उनको, जिसको यस, बोलते हैं। और उसको हम लोग ब्रैकेट लगा के ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं। वो ट्रीटमेंट 1 साल चलता है, लंबा ट्रीटमेंट होता है वो, उनका ट्रीटमेंट अभी भी बहुत बड़ी चल रहा है। संख्या है, पिछले 3 से 5 वर्षों में आपने 1100 प्लस पेशेंट्स को जी, निःशुल्क हैंडल किया, निःशुल्क उनको ट्रीट किया। जी। तो ये प्रेरणा आपको जो सेवार्थ भावना आपके अंदर आई है, वो कहाँ से आई डॉक्टर साहब? ये इसका प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसके लिए मैं अपनी माँ जो जिनका नाम है कल्याणी देवी, उनको मैं उन्हीं के नाम पे आपका क्लिनिक ये का जी नाम है, हाँ, जी ट्रस्ट हाँ। का नाम भी है। जी हाँ, मैंने उनको बचपन से ही देखा है, वो हमेशा मदद के लिए आगे रही हैं और कहीं न कहीं वो सॉफ्ट हार्टेड नेचर हमारे अंदर भी आया। अदरवाइज़ हम लोग रिजिडिटी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन समहाउ मन कई बार नहीं मानता। अब कोई गरीब मरीज़ आ गया, वो इलाज नहीं करा पा रहा है, फिर हम लोग उसको कहते हैं नहीं ठीक है, आप पे नहीं कीजिए, यू कैन गेट डॉक्टर ट्रीटेड हियर। भगवान का दूसरा रूप होता है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसी सेवार्थ भावना भी है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी भावना हर प्रोफ़ेशन में, हर लोगों के अंदर और ख़ास करके मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स के अंदर होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि इलाज के अभाव में सिर्फ दाँतों का ही नहीं, आप आँखों के बारे में भी हम बात करें, ईएनटी प्रॉब्लम्स और जो परेशानियाँ हैं, इलाज के अभाव में बहुत सारे लोग बहुत कष्ट और तड़प पीड़ा में हैं, तड़प जाते हैं। तड़प में हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं है। आप नॉर्मली रिसर्च कर सकते हैं। हमारे बड़े हायर सेंटर, जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया, वो भी असक्षम है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में इतनी सारी बीमारियाँ हैं। उस वजह से मेरे हिसाब से डॉक्टर को अभी भी अपना दिल थोड़ा-सा बड़ा करके सोचना चाहिए। जो भी कंज़र्वेटिव थिंकिंग के साथ हैं, उनको अपना बड़ा वो 100% पॉपुलेशन में आपके हिसाब से कितने परसेंट लोग दाँतों की बीमारी से ग्रसित हैं? चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो? इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर, जैसे कि मसूरों की प्रॉब्लम मोर देन 80% लोगों में है। मोर देन ज़्यादा 80% लोगों या कम? जी, बिल्कुल, आप रिसर्च कर सकते हैं। अभी भी हमारे इंडिया में मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो 2 टाइम ब्रश नहीं करती। 25% पॉपुलेशन 1 टाइम भी ब्रश नहीं करती। वो गुलमंजन पे है सर वो, आज भी गुलमंजन करते हैं। उस वजह से कैंसर और कैंसर जैसी कई सारी मुझे लगता घातक है डॉक्टर साहब बीमारियाँ। कि लगभग 50% लोगों को पायरिया की दिक्कत है, जी ब्लीडिंग हाँ, ब्लीडिंग होना। जी, मैंने देखा है बहुत लोगों के बा वॉशरूम में जैसे मैं यूज़ करने जाता हूँ, तो एक टोबैको टाइप का कोई मंजन होता है, जी। कितना सही है इस्तेमाल करना? सर वो बहुत नुकसानदेह होता है, नहीं करना टोबैको चाहिए। का इस जो है बीमारी से क्या संबंध है? पायरिया से? सर, टोबैको से क्या होता है, हमारे इसमें जब हम लोग टोबैको यूज़ करते हैं, तो क्या होता है उससे एक्सेलरेशन मिलता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। जैसे किसी आदमी ने पान चबाया, गुटखा चबाया, उसका एक लेयर उसके मुँह में रह गया, जो उसने कुल्ली किया उसके बाद भी वो रिमूव नहीं हुआ।
धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो एक बार नहीं चबाता, कई बार दिन में कई बार चबाता है। उससे क्या होता है जब वो चबाने के बाद गुटखा अपने मुँह में रख के मुँह को बंद रखता है, वो सारा सैलिवा के साथ घुल के कई बार वो गले के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जीआईटी उसमें नुकसान होता जीआईटी है। क्या होता है सर? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो। उसकी उसमें क्या होता है वो जब ऑब्ज़र्व करता है उससे और ज़्यादा जो पाचन क्रिया में परेशानी होती है। हम बात करें मुँह के अंदर की, आप हम आज की डेट में कई मरीज को देखते हैं उन्होंने 5 साल, 7 साल गुटखा यूज़ किया, वो उनका मुँह खुलना बंद हो जाता है। ये इवन क्या वो बीमारी, कितना मुँह खुलना चाहिए किसी नॉर्मल व्यक्ति का, मुँह कितना खुलना चाहिए? और जो टोबैको का यूज़ है, गुटखे का, एक पान मसाला का राशनली यूज़ है, आप अपना 3 फिंगर्स ऐसे मुँह को ओपन करें और ऐसे पुट करें तो वो ईज़िली जाए और बाहर आ जाए। जब इससे कम होता है तो वी डिनोट दैट रिडक्शन ऑफ माउथ ओपनिंग, उसको माउथ ओपनिंग हम लोग कम हो जाता है पे। स्मोकिंग गुटखा के साथ-साथ, पान मसाला के साथ-साथ स्मोकिंग करने से भी क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं? जी हाँ, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जैसे कोई मरीज़ शराब भी पीता है, सिगरेट भी लेता है और मसूरे भी जैसे गुटखा वगैरह ये भी प्रयोग करता है तो उसको कंबाइंड प्रॉब्लम हो जाती है। सिगरेट स्टेन कॉज़ करता है, दाग बना देता है। गुटखा की वजह से दाँतों के बीच में गैप होके बहुत सारे घाव जैसी स्थिति बनने लगती है, छाले बन जाते हैं मसूरों में, गाल में, वो सारा लाल हो जाता है और उसकी वजह से जो एक डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है मुँह में, वो जल्दी से रुकता नहीं। सबसे प्रॉब्लमैटिक ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक ग्रो करता है सर। एसिम्प्टोमेटिक मतलब पेशेंट को परेशानी नहीं है और जब तक पेशेंट को परेशानी नहीं कब है तक इनटेक करता है वो? जी, वो खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है और ये हैबिचुअल हो जाते हैं इंसान, इसको अचानक से छोड़ भी नहीं सकते वो, इस पे डिपेंड हो जाते हैं। और जब वो इसको फिर छोड़ते हैं, उसका एक ड्रॉबैक इफ़ेक्ट भी होता है। तो छोड़ने के इसलिए बाद भी जी दिक्कत हाँ, होती है। जी, जी। अचानक छोड़ने से भी परेशानी होती है जी उनको। हाँ, आपने जैसे छोड़ दिया तो 1-2 महीने के अंदर प्रॉब्लम और इंक्रीज़ होता है। बट स्टिल समहाउ छोड़ के उसके बाद जो थेरापेटिक यूज़ होता है, निकोटाइन टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं आज की डेट में। हम लोग फिर पेशेंट को एजुकेट करते हैं कैसे करना है, स्लीपिंग पैटर्न कैसे बेटर करना है, फिर पेशेंट धीरे-धीरे उसको रिकवर करने लगता है। बट इन माय एडवाइस किसी भी आदमी को कभी भी सुपारी ये नहीं चबाना चाहिए, धूम्रपान वगैरह से टोटली दूरी बनाना चाहिए। जिन लोगों को जैसे आदत है या उनको एडिक्शन कम करना है, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? कैसे-कैसे कम करें? सर आप जल्दी से जल्दी अ, नशा मुक्ति केंद्र एक तो वहाँ पे भी काउंसलिंग संपर्क कीजिए, काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग कीजिए। दूसरा गुटखा और इन सब के लिए आप अपने दाँतों की जब एक बार अच्छे से क्लीनिंग कराते हैं, मसूड़ों की थोड़ी मरम्मत होती है। उसके बाद पेशेंट को खुद लिटिल बिट जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है वो मिलता है। पेशेंट थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट होता है, हाँ, मेरे दाँत साफ हो गए हैं। मैंने देखा इसका कई बार साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है पेशेंट पे। फिर मैंने ऐसे करते-करते धीरे-धीरे अब जैसे डायोड लेज़र आ गए हैं मार्केट में, वी हैव डायोड लेज़र, हम लोग उससे मसूड़ों में बायो स्टिमुलेशन दे देते हैं। उससे क्या होता है जो इरिटेशन होता है, पान गुटखा वगैरह ये सब छोड़ने के बाद, जो ड्रॉबैक इफ़ेक्ट में, उसको हम लोग कम कर देते हैं। देन पेशेंट बहुत खुशी-खुशी उस सारी चीज़ों से दूरी बना लेता है और वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाता है। डॉक्टर साहब बात करें एक अच्छे डेंटल सेटअप की, एक क्लिनिक ओपन करने की किसी भी डेंटिस्ट के लिए क्या-क्या मशीनरी मॉडर्न साइंस में रिक्वायर्ड है और कितना लगभग सेटअप करने में खर्चा आता है? अ, सर इनिशियली डेंटल चेयर, कई सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, एक्स-रे, कंप्रेशर, क्ली सीएसआर मशीन, ये जी। उसके बाद थोड़ा आप अगर जैसे मॉडर्न डेंटिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, उसमें फिर इक्विपमेंट्स कॉस्टली होते चले जाते हैं। तो एक हम अच्छा क्लिनिक ओपन करने में, सेटअप बनाने में लगभग कितना खर्चा आता है? आप बेसिक 10 से 15 लाख रुपए के आसपास में एक बेसिक टू मॉडर्न डेंटल क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। अगर आप अराउंड 25 लाख के आसपास इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बहुत भव्य और इक्विवेलेंट टू वेल इक्विप्ड। यस, एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक जो है वो सेटअप हो जाता है। बात करें आपकी क्लिनिक की सर, तो क्या-क्या इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं? और क्या ऐसी कोई मशीन है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो आपके पास नहीं है? सर हम लोग बात करें हमारे पास 5 अलग-अलग डेंटल चेयर का सेटअप है, इट्स लाइक अ मिनी हॉस्पिटल। हमारे पास पूरे मुँह का एक्स-रे है दैट इज़ कॉल्ड फुल माउथ ओपीजी। हमारे पास लेज़र मशीन है जिससे हम लोग बिना
चीरा लगाए, इलाज कर देते हैं, पेनलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। हमारे पास इम्प्लांट है, इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स अवेलेबल है, जिनसे हम लोग जिसके दाँत नहीं है सपोज़ कीजिए 10 साल पहले उनके दाँत निकल गए हैं, वहाँ पे नहीं लग सकता, वहाँ पे इम्प्लांट करके एक दाँत लगाया जा सकता है। हमारे पास माइक्रोस्कोप है, जिससे हम लोग माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, ताकि दाँत ज़्यादा लॉस ना हो। मिनिमम इन्वेसिव डेंटिस्ट्री एक आज की डेट में चलन में है, जिससे दाँत जितना खराब हुआ उतना तो हो ही चुका है, उतना क्लीन करके ही हम लोग उसको ट्रीट कर दें, बजाय और दाँतों को काट-पीट करें और कैपिंग करें। हम लोग उस पे बिलीव नहीं करते, हम लोग जितना खराब हुआ है, मिनिमम इन्वेसिव डेंटिस्ट्री करते हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू सेव द टूथ। बात करें सर स्मार्टनेस की, ब्यूटी की, किसी के फेस लुक की, तो दाँतों का कितना बड़ा योगदान है? सर दाँतों का बहुत बड़ा योगदान है। आप खुद कभी नोटिस करें किसी का सामने का एक दाँत नहीं है, वैसे या गैप है या अलाइनमेंट में दिक्कत है तो कहीं न जी, कहीं और जैसे ही लगता वो है। हँसता है, तो हमें एक अजीब-सा फीलिंग्स आता है, अरे! इसके दाँत थोड़े-से गैप है। ये फ़ोनेटिक इफ़ेक्ट भी होता है, कई बार दाँत जब आड़े-तिरछे होते हैं, तो हम लोग जो भी बात करते हैं, वो आवाज़ क्लियरली नहीं निकल पाता है। फंक्शनल इश्यूज़ होते हैं सर, जब दाँत में गैप रहते हैं, तो उसमें फिर खाना फँसेगा, कैविटी लगेगी। इस वजह से हम लोग जो प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट वगैरह होता है, जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, इवन टूथ को अलाइनमेंट करने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, वो हम लोग एडवाइस करते हैं उस बात केस करें में। सर डेंटिस्ट चूज़ करने की, तो लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कोई घर के पास है, कोई नोन है या किसी के पास ज़्यादा इक्विपमेंट है, तो एक अच्छे डेंटिस्ट को व्यक्ति कैसे चूज़ करे? चूज़ डेंटिस्ट वाइज़ली इट्स माय रिकमेंडेशन आप पता व्हाट कीजिए आर द पैरामीटर्स टू चूज़ ए परफेक्ट जी, डेंटिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी क्वालिफाइड डेंटिस्ट ऐसा ना हो कि वो नॉन क्वालिफाइड डेंटिस्ट है और आप उससे इलाज करा रहे हैं, उसको पता ही नहीं है शुड बेसिक बी का। वेल इक्विप्ड। यस, नो डाउट उसके पास इक्विपमेंट्स जितने अच्छे होंगे उतना प्रिसाइज़ली वो एबल है आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में, जो कि पेनलेस होगा, जो कि टाइमलेस भी होगा। बहुत कम समय में वो आपको बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकता और है। क्या-क्या पैरामीटर्स है जो कि एक परफेक्ट डेंटिस्ट को चूज़ करने के लिए लोगों को ध्यान में रखना चाहिए? अ, सर आप डेंटिस्ट से एक बार पहले चेकअप कराइए। देन आप उनको अ एटलीस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए कैसे वो आपके डेंटल प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तो उस डॉक्टर को भी वहाँ पे एक सिम्पैथेटिक नेचर अप्लाई करने की ज़रूरत होती है क्योंकि दर्द में है। कुछ पेशेंट हमारे पास कॉस्मेटिक वर्क्स के लिए आते हैं, तो हम लोग फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग उनको कंसीडर करते हैं। सो इट्स डिपेंड आपको एक बार डेंटिस्ट को देखने के बाद उनसे मिलने के बाद फिर आप उनसे जब कंसल्टेशन लेते हैं, फिर हमें समहाउ यकीन हो जाता है कि हाँ, ये डेंटिस्ट अच्छा है, कैसे हैं। किसी कारण से आपको डेंटिस्ट पे बिलीव नहीं हो पाता है, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी सलाह लें। दैट इज़ कॉल्ड सेकंड ओपिनियन। आपके एक्स-रेज़ वगैरह, फुल माउथ एक्स-रेज़ करा सकते हैं। आज की डेट में 3D एक्स-रेज़ अवेलेबल है, जिसको हम लोग बहुत ईज़िली अवेलेबल करा सकते हैं पेशेंट के लिए। डायग्नोसिस इम्प्रूव हो जाता है सर उससे। ट्रीटमेंट प्लान ईज़िली आप कर सकते हैं। प्रिसाइज़ ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। आपने सर बताया हमें कल्याणी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, जो कि आप रन करते हैं, मोर देन 1100 पेशेंट्स को आप अब तक ट्रीट कर चुके हैं। किन-किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है इस कार्य को आगे बढ़ाने में? और आप लोगों से क्या अपील करेंगे या जो सीएसआर के लोग हैं, गवर्नमेंट से क्या अप्रोच करेंगे? सर मैंने ये देखा है जब पेशेंट को जो हमारे पास नीडी पेशेंट है, उनको जब एक सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम हुआ, किसी दाँत में बहुत दर्द हुआ, हमने उसको इलाज किया, वो पेशेंट ठीक हो गया। एट द सेम टाइम उस पेशेंट को मसूड़े की भी प्रॉब्लम है, किसी और दाँत में जैसे एक तरफ मिसिंग टूथ है, वो भी रिप्लेस होना चाहिए सर एक प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। बट क्या होता है मैंने जो अब तक नोटिस किया वो लोग हम लोग उनको अंडर चैरिटेबल भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, बट स्टिल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस इलाज को कराया और सारा को फिर से इग्नोर कर दिया पेशेंट ने। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा पेशेंट को अगेन फ़ॉलो-अप के लिए बुलाते हैं। अगेन हम लोग उनको चेकअप वगैरह जो भी नीडी ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, वो प्रोवाइड किया जाता है। जो मैक्सिमम मैंने देखा है जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, वो है फंडिंग का सर। क्योंकि
आप एक अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट बिना इन्वेस्टमेंट का नहीं कर सकते, बिकॉज़ डेंटल इक्विपमेंट से लेके डेंटल मटेरियल्स, दे आर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ डेंटल मटेरियल्स। एक इम्पोर्टेड है, एक नॉर्मल डेंटल मटेरियल्स अवेलेबल है। जो नॉर्मल है वो सर ड्यूरेबल नहीं है। ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। जो अ, अच्छे हैं मटेरियल्स, इम्पोर्टेड हैं, लेटेस्ट है। लेटेस्ट हैं, वो ड्यूरेबल है। जब हम लोग उस मटेरियल्स को ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारा ट्रीटमेंट कॉस्टिंग इंक्रीज़ हो रहा है। कहीं न कहीं फिर हम लोग भी थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं। फिर से हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू ये जो हम लोग मशक्कत झेल रहे हैं, ये मैं मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खलता है, क्योंकि अ, लोगों को जो सक्षम हैं, उनको थोड़ा-सा करना चाहिए। आप चैरिटी कीजिए ताकि हम लोग आगे फिर वर्क कर सकें, इवन बिना किसी को झिझक पे के। ना भी करें तो कम से कम गरीब व्यक्ति की जो जी, सहायता कर दें, अपने जी, पड़ोसी ताकि की, अपने जानकार की, अपने नौकर की, जी। अपने आस-पास रहने वाली झुग्गी में लोगों की कहीं न कहीं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे उनको हम लोग झुग्गियों में जाते हैं, वहाँ पे चेकअप करते हैं। अब उनके ओरल कंडीशन आप ऐसा इवन देखेंगे तो एक अलग ही तरह का प्रॉब्लम, एक डेंटल प्रॉब्लम्स की बाढ़ आई पड़ी होती है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब बीमार हैं वहाँ पे। कई बार खान-पान, ठंडा खाना, गरम खाना, तेल मसाला, इन सब चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है डेंटल हेल्थ पर? सर थोड़ा मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। आपको कभी भी बहुत गरम, बहुत ठंडा अवॉइड करना चाहिए। हल्का, ठंडा हो, नरम हो, मुलायम हो, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मीठा, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि जो डेंटल प्रॉब्लम्स है, उससे हम लोग प्रिवेंशन ले सकें। हमेशा मध्य मार्ग अपनाइए। कभी भी अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा गरम है, तो वो नुकसानदेह होगा। There is no doubt about it. सुशील पंडित टॉक्स में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुकेश जी, जो कि फेमस डेंटिस्ट हैं। आगे फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।